हे भगवान, हे भगवान। कचरे का समंदर बारिश के तूफान जैसा लग रहा था। पूरा शहर तुरंत लोगों के नरक में बदल गया। कार तेजी से दौड़ रही थी और कचरा भी। मेटल की खनकने की आवाज आने जाने वालों की चीखों के साथ मिल रही थी। यह हमेशा दिन के अंत का संकेत देता था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात 114 साल पुराने टाइटैनिक का मलबा था। यह अचानक सड़क पर आ गया। आखिर हो क्या रहा है? इसकी शुरुआत तो किसी आम मछली पकड़ने से हुई होगी। इस दिन समंदर शांत था और क्रू ने एक प्लास्टिक की बोतल रैंडम तरीके से फेंकी। जैसे ही जाल खींचा, एक जोर की चीख आई। जाल में कोई जीव था। राहगीर चौंक गए। तस्वीर सबसे पास के समुद्र तट की ओर मुड़ गई। ट्रेंड मिलिट्री के लोगों की एक टीम मछली पकड़ने वाले गांव में आई। बहुत सारी जांच के बाद उन्होंने आखिरकार इस ट्रिप का मिशन गोल देखा। यह वही रहस्यमयी जीव था जिसे मछुआरे ने पहले पकड़ा था। उसे मारने के बाद उन्हें लगा कि वे बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वे उसकी बॉडी मछली पकड़ने वाले गांव वापस ले आए। मिलिट्री को इस गहरे समुद्र के मॉन्स्टर में बहुत दिलचस्पी थी और मृतकों की कहानी में लोग इसे सीडी डेमन कहते हैं। लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी के नजरिए से यह गूल की उस प्रजाति का है जिसे आमतौर पर वाटर डेमन कहा जाता है। शुरू में यह मिलिट्री को तब तक डराने के लिए काफी नहीं था जब तक उन्हें समुद्री मॉन्स्टर के नीचे एक मोती नहीं मिला। यह कोई कुदरती बनावट नहीं है। यह एक ऐसा खाना है जो खास तौर पर अंदर दबा होता है। हजारों सालों से सिर्फ इंसान ही ऐसा करते आए हैं। जाहिर है, इस तरह के वाटर डेमन में भी बहुत समझदारी होती है। ब्लैक कमांडर को एक नया कॉन्टिनेंट मिला। उसने समुद्री मॉन्स्टर का डीप स्कैन करने का फैसला किया। सबके जाने का वजन सिर्फ 8 जी। धीरे धीरे पानी के दानव के पास आए। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, कोई बात नहीं, यह एक खोई हुई जान है। बाद में बार्कले और दूसरे लोग किनारे पर खास सामान लाए। यही वह चीज थी जो काले कमांडर ने खास तौर पर गहरे समुद्र में लॉन्च ट्रांसलेशन के लिए मांगी थी। उसे उम्मीद थी कि वह उन पानी के दानवों से संपर्क बना पाएगा जिनके पास ज्ञान है। रात में शांति होने तक इंतजार करें। पानी के दानव के शरीर की रखवाली के लिए जिम्मेदार सैनिक बातें कर रहे थे। नतीजतन स्किल की बारी आई तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है। असली सख्त सीमेंट का फर्श असल में पानी से बाहर आ गया था। उस पर कदम रखना दलदल में गिरने जैसा था। महिला सैनिक ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था कि क्या हो रहा है। उसका शरीर उसके बगल में साथी में फंसा हुआ है, जैसे कोई बिल्ली हो। अगर आप लाश के पास जाना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक काले हाथ ने उसे सीधे दलदल में धकेल दिया। फिर पानी एक के बाद एक चालू हो गया। जैसे ही अंधेरी बारिश रुकी, लटके हुए पानी के दानव को उतार दिया। अलार्म और बेस। सो रहे सैनिक जल्दी से कैंप से बाहर निकल गए। उनके घटनास्थल पर पहुंचने का इंतजार करें। यह तब हुआ जब पानी का दानव 2 गार्ड के साथ गायब हो गया। असली ढीला दलदल एक सख्त सीमेंट के फर्श पर वापस आ गया। बार्कले ने अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब देखा। उसने जमीन से एक कुर्सी खींची। कमांडर ने वॉकी टॉकी से 2 लापता लोगों को बुलाने की कोशिश की। नतीजतन उसे अपने पैरों के नीचे एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने बार बार फर्श के नीचे दबी वॉकी टॉकी की पुष्टि की। कुछ लोगों ने अपनी उंगलियों से सूखी मिट्टी खोदी। अचानक एक मुड़ा हुआ हाथ देखा। बार्कले बहुत देर तक समुद्र के किनारे बैठा रहा और शांत नहीं हो सका। यह उसका पहला आमना सामना था। दिल का डर कैसे दूर नहीं हो सकता। काला कमांडर शक से भरा हुआ था। वे यूनाइटेड नेशंस के इंटेलिजेंस एजेंट है, जो अलग अलग रहस्यमय घटनाओं से निपटने में माहिर है, जिन्हें साइंटिफिक रूप से समझाना मुश्किल है। यह कहना सही होगा कि सभी ने उस खूनी भूत का सीन देखा होगा जिसके बारे में बार्कले को नहीं पता था कि बार्कले को सच बताना था। असल में वह डिपार्टमेंट में बस एक सिविल सर्वेंट था जिसे शुरू में छुट्टी पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो बार्कले को जबरदस्ती चार्ज करने के लिए रोका गया और उसके अरेस्ट लिस्ट में आने का कारण यह भी था कि जब उसे अरेस्ट किया जाता था तो साथियों को मुआवजा देने के लिए भागना पड़ता था। इसलिए मैंने बार्कले को उसकी जगह लेने में मदद करने के लिए बुलाया। अब उसकी आंतें लगभग खराब हो चुकी है। मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं इन खतरनाक सीन को नहीं झेल सकता। हालांकि कमांडर ने उससे कहा कि इतिहास अनगिनत हादसों से बना है। सभी बड़ी घटनाओं के अलावा यह सब एक सिविल सर्वेंट की गवाही में हुआ। मैं चाहता हूं कि बार्कले वही रहे। वह आदमी काफी देर तक अपनी जगह पर बैठा रहा। महिला कैप्टन ने धीरे से कहा, एक्वेरियस कोई जंगली जानवर नहीं है। इंसानों के आने से पहले ही यह धरती पर था। बस यह हजारों सालों से समुद्र के नीचे सो रहा है। मुझे नहीं पता कि हाल ही में इसके दिखने की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई है। असल में इंटेलिजेंस एजेंट्स ने बहुत पहले ही एक्वेरियस के होने का पता लगा लिया था। बस यह हमेशा कुछ हद तक सीक्रेट रहता है। अगर एक्वेरियस नहीं सोता तो शायद इंसान धरती के मालिक नहीं होते। अचानक मैंने अपने साथियों के रोने की आवाज सुनी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक एक्वेरियस आएगा। सभी सैनिक इंतजार कर रहे थे। बार्कले अपने असली काम पर लौट आया। रिकॉर्ड करने के लिए छोटा वर्षन निकाला। जब दोनों तरफ लड़ रहे थे तभी ब्लैक कमांडर ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सैनिकों को अपने हथियार नीचे रखने और टेक्नीशियन को ट्रांसलेटर शुरू करने का ऑर्डर दिया। कमांडर ने पहले एक्वेरियस के साथ शांति से बातचीत करने की अपनी अच्छी इच्छा जाहिर की। मशीन ट्रांसलेशन के बाद इस एक्वेरियस के मुंह से एक अजीब सी आवाज आई। वह असल में अपने ही लोगों को मारने के लिए इंसानों को दोषी ठहरा रहा था। कमांडर ने तुरंत मना कर दिया कि एक्वेरियस ने भी 2 इंसानी सैनिकों को मार डाला है। दोनों तरफ के लोग अब बराबर है। बैठकर बात करने का समय आ गया है। एक्वेरियस अचानक उत्साहित हो गया। ट्रांसलेशन से पता चलता है कि वह सभी इंसानों से बातचीत करना चाहता है। जब सब सोच रहे थे तभी अचानक अलार्म और उनके मोबाइल फोन बज उठे। पता चला कि एक्वेरियस पूरी दुनिया में दिखाई दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा लौट आया हो, जैसे वे इस दुनिया के मालिक हों। एक्वेरियस के सबके सामने आने से तुरंत दुनिया में एक बड़ी लहर दौड़ गई ताकि उनके इरादे का पता लगाया जा सके। जितनी जल्दी हो सके ब्रिटिश अधिकारी ने कुछ ही दिनों में लीड ले ली। इंसानों ने एम्पायर बिल्डिंग में एक कनेक्टेड नहर बनाई है और यह एक्वेरियस जॉइंट इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेज कमांडर के साथ पहली ऑफिशियल मीटिंग भी होगी।
केट को इस बातचीत का चीफ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। हालांकि वे किसी देश के नहीं हैं, लेकिन इस समय वे धरती पर सभी जीवों की आम इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले टेक्नीशियन ने गेट खोला और पाइप में पानी भरना शुरू कर दिया, जब तक पानी की टंकी पूरी तरह से भर न जाए। सबने सर्विलांस से कुछ एक्वेरियस को रुकते देखा। जल्दी ही पहला एक्वेरियस एक टीम की तरह खड़ा हुआ दिखाई दिया। फिर दो बड़े गहरे समुद्र में बारिश हुई। आखिरी वाला इस बातचीत का चीफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सबकी नजरों में आया। यह एक्वेरियस धीरे धीरे अपने शरीर को इंसानों जैसा दिखाता है, यहाँ तक कि एक्सप्रेशन भी ज्यादा रिच है। जाहिर है उसमें बहुत समझदारी है, और स्टेज के नीचे मौजूद लोगों ने भी देखा कि एक्वेरियस समुद्र के पानी में सांस लेने से पूरी तरह बच सकता है। इन दो खूबियों का मतलब है कि उनमें सतह पर आने की काबिलियत है। मीटिंग हॉल में 4 चर्चाएं हुईं। इंसानों के रिप्रेजेंटेटिव डॉ. जॉन नाथन ने सबसे पहले बात की। उन्होंने सबसे पहले अपना वेलकम जताया। एक्वेरियस के आने से अगली लंबी बहस की तैयारी हो रही थी, लेकिन एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने बीच में ही रोक दिया। मैंने उससे उम्मीद है कि वह इंसानों की भाषा सीखेगा। ऐसा लगता है कि वह इंसानों से ज्यादा जानता है। डॉ. जॉन नाथन ने टॉपिक बदल दिया। कहा कि यह एक्वेरियस के लिए एक गिफ्ट है। यह धरती की सबसे ऊंची जगह से है। यूप्स एस्केलिस की अनोखी खुशबू। जॉन नाथन असल में इसका इस्तेमाल इंसानों की बेहतरी दिखाने के लिए करना चाहते थे। एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने भी सबके लिए एक गिफ्ट तैयार किया। असल में एक्वेरियस की जान चली गई। उनका लहजा गुस्से से भरा था। कहा कि ये बच्चे खुशी खुशी बड़े हो सकते थे, लेकिन इंसानों के तेल, झर और मल में। स्टेज पर डॉक्टर घबरा गए। जल्दी में समझाया, इंसान पहले से ही समुद्री माहौल पर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने गुस्से में कहा, मैं अब उससे कोई मोलभाव नहीं करना चाहता। फिर बकले की ओर इशारा किया, जो पीछे की लाइन में रिकॉर्डिंग का इंचार्ज था। सबने मुड़कर देखा। मुझे समझ नहीं आया कि एक्वेरियस ने इतने छोटे इंसान को क्यों चुना, लेकिन मैंने तुम्हें उंगली की तरफ से बकले को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। पानी में रहने वाले शव से प्रार्थना करते हुए तस्वीर। उसे लगता है कि सिर्फ वही लोग इंसानों को रिप्रेजेंट करने के लायक है जो मरे हुओं की इज्जत करते हैं और एक्वेरियस से बातचीत कर सकते हैं। बकले खुद भी अपने चुप रहने वाले लिटरेचर स्टाफ पर यकीन नहीं कर पा रहा था और पूरी दुनिया का फोकस बन गया था। मीटिंग की जनरल कमांडर केट को इस बात की चिंता थी। अगर बकले ने कुछ गलत कहा तो दोनों ग्रुप्स के बीच जंग शुरू हो सकती है। लेकिन एक्वेरियस का रवैया बहुत पक्का था। उसने कहा कि वह सिर्फ बकले की आवाज और राय सुनना चाहता था। इस छोटे से आदमी को एक्वेरियस के सामने खड़ा होना पड़ा। उसने एक अच्छा सूट भी तैयार नहीं किया था। एक्वेरियस के रिप्रेजेंटेटिव ने फिर जोर दिया, मैंने तुम्हारी इंसानियत की वजह से हमदर्दी में तुम्हें चुना है। बकले ने सिर हिलाया। उसे लगता है कि वह आखिर सभी इंसानों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वह तो बस एक छोटा सा कैरेक्टर है। एक्वेरियस के रिप्रेजेंटेटिव ने जोर दिया कि यह बातचीत दुनिया की नजर में होनी चाहिए। दुनिया को पता चले कि आम लोगों को भी बोलने का हक है। लेकिन केट ही नेगोशिएटर है। सोचने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। उसके लिए पूरी बातचीत को दुनिया के सामने लाना नामुमकिन है, और बकले जो सोचते हैं वो कह नहीं सकते। इसलिए दूसरे दिन की बातचीत में केट ने सिर्फ 50 रिपोर्टरों को शूट करने और एक साथ लाइव ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाने की मंजूरी दी। बकले पर भी बार बार जोर दिया गया। वो सिर्फ स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को समझ सकते थे। अपने आप में ड्रामा मत डालो, क्योंकि बड़ा पाइप फिर से पानी से भर गया है। एक्वेरियस के बातचीत करने वाले को होश आ गया। बकले कल के मुकाबले ज्यादा शांत है। केट के सवाल के बाद जब वो इंसानी मांगे पड़ने ही वाले थे तो एक्वेरियस के रिप्रेजेंटेटिव ने अचानक टोक दिया, उन्हें एक गिलास पानी चाहिए। जानबूझकर इस बात पर जोर दिया गया कि यह ठीक ठाक पानी है। इंचार्ज के लिए इतनी आसान सी रिक्वेस्ट को मना करना नामुमकिन था, इसलिए तुरंत सैनिकों की एक टीम को नदी पर एक कप कंफ्यूजिंग नदी का पानी लाने के लिए भेजा गया। यह जल्द ही बकले के हाथों में भेज दिया गया। एक्वेरियस के रिप्रेजेंटेटिव ने यह रिक्वेस्ट की, वो यह कि बकले को नदी का पानी पीने दिया जाए। कप में पीले भंवर को देखो। इस समय उस आदमी के चेहरे के भाव बहुत उलझे हुए थे। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले पर भेजे गए। बकले ने सुझाव दिया कि यह होना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले डिसइंफेक्ट किया, फिर प्रदूषण की समस्या का जिक्र करने लगा। एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने बीच में टोक दिया, वह नहीं सुनना चाहता कि नेता क्या कहते हैं। बकले को कठपुतली नहीं बनना चाहिए। वह आदमी एक पल के लिए चुप रहा और आखिर में उसने एक फैसला किया कि वह हेडफोन उतारकर अपनी बात कहेगा। उसे लगता है कि इंसान अपनी आंखों के सामने छोटे से फायदे के लिए बहुत बेवकूफ और मतलबी है। धरती को बर्बादी की कगार पर धकेलने में हिचकिचाते नहीं है। यहाँ तक कि जब दो लोग अनगिनत फैक्ट्रियों के लिए बातचीत करते हैं तब भी सीवेज नदियों और समुद्रों में बहाते हैं। इस बात ने एक्वेरियस के प्रतिनिधि की बहुत तारीफ बटोरी। मुझे लगता है कि तुम मेरे पसंदीदा इंसान हो। बकले को लगा कि उसका काम एकदम सही था। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि पूरी जगह मौत की हालत में थी। यहाँ तक कि बातचीत भी रोकनी पड़ी। बकले की बेपरवाही भरी बातों ने बेशक इंसानों को बहुत बुरी हालत में धकेल दिया। स्पेशल फोर्स ने दूसरे शहर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने एक्वेरियस के शरीर की खासियतों की स्टडी करना शुरू कर दिया। मरे हुए एक्वेरियस ने भी उसे जाने नहीं दिया। यह सबने पहले भी देखा है। एक्वेरियस तुरंत सभी लोगों के साथ घुल मिल सकता है। उन्हें शक है कि यह मरीन मिलिट्री जैसा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है जो एक तरह की कुदरती हवा जैसा है। ताई केट को शक है कि एक्वेरियस कुएं पर मोती मरीन मिलिट्री के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं जो एक तरह की कुदरती हवा जैसा है। ताई केट को शक है कि एक्वेरियस कुएं पर मोती एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस रेस के शरीर में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। हालांकि दोनों रेस के बीच बातचीत अभी भी जारी है। इस बार इंसानों ने पहल करने का फैसला किया। बकले ने 2065 तक 50% प्रदूषण कम करने का वादा किया। उसके बाद गवर्नेंस को बढ़ावा देना और भी तेज था, लेकिन एक्वेरियस के प्रतिनिधि को बहुत धीमा लगा। अब हर दिन खराब माहौल में लोग मर रहे हैं। वह कठपुतली नहीं बनना चाहता था।
एक्वेरियस का प्रतिनिधि 40 साल तक इंतजार करना मंजूर नहीं कर सका। बकले ने तुरंत समझाया, एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए बहुत सारा सामान और मैन पावर चाहिए। यह ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हासिल हो जाए। लेकिन एक्वेरियस का रिप्रेजेंटेटिव एनवायरनमेंट पर राज करने के इंसानी शासकों के पक्के इरादे पर सवाल उठा रहा है। यह इसके लायक नहीं है, बकले भी समझाना चाहता था। एक्वेरियस के रिप्रेजेंटेटिव ने अचानक अपना सिर घुमाया और हवा में देखा। पूरा शहर शांत था। लोगों को लगा कि पत्थर आने वाला है, लेकिन वे बारिश का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि अनगिनत प्लास्टिक बैग, बोतलें, कैन और टूटे हुए मछली पकड़ने के जाल से बनी कचरे की बारिश का इंतजार कर रहे थे। पूरा शहर अस्त व्यस्त था। एम्पायर टावर में दो तरफा बातचीत भी खत्म करनी पड़ी। लोग डर गए थे और इधर उधर बिखर गए थे। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ, यह कचरा जो पहले समुद्र में गिरता था, अब शहर में क्यों है? अभी आधे घंटे से भी कम समय हुआ है। पहले की साफ सड़क कचरे से भर गई थी। चारों ओर देखो, पूरा शहर कचरे का साम्राज्य बन गया है। सबसे अजीब बात टाइटैनिक है, जो 1 सदी से भी ज्यादा समय से शांत है। यह बीच में दिखाई दिया। न्यूयॉर्क के साथ साथ दुनिया भर के बड़े शहरों में भी तबाही मची। दुनिया भर के नेता बयान देते रहे कि सभी को इस पहले कभी न हुए इंसानी संकट का मिलकर सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए। कुछ ही समय बाद सभी पार्टियों की कोशिशों से इंसानों और एक्वेरियस के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। बकले का बयान अभी भी बहुत ऑफिशियल है, जिसमें एक्वेरियस से शांत और संयमित रहने की कोशिश करने की अपील की गई है। कोई भी जल्दबाजी वाला व्यवहार दोनों पक्षों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। एक्वेरियस के हमले में कोई रहम नहीं दिखा। उसने बस वही लौटाया जो इंसानों का था। बकले ने अपना गुस्सा दबा लिया यह जानकर कि उसकी पत्नी और बेटा लगभग मर ही गए थे और कचरा रेनकाइट्स के निर्देश एक्सट्रैक्टर में भेजे गए थे, यानी एक्वेरियस से सीज फायर पर साइन करने के लिए कहना। इंसान किसी भी रेस के साथ जंग नहीं करना चाहते। एक्वेरियस ने सिर हिलाया। वादा करो कि भविष्य में इंसानों को परेशान नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, समुद्रों और नदियों का प्रदूषण तुरंत बंद करो। दूसरा है, इंसानों और एक्वेरियस के बीच जिंदा रहने की सीमा को औपचारिक रूप से बांटना। इंसानों को लगता था कि समुद्र बहुत बड़े हैं। एक्वेरियस के लिए कुछ इलाकों से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्वेरियस ने कहा कि सभी समुद्र और पानी के रास्ते उनके हैं। न सिर्फ इंसानों के आने जाने पर रोक है, बल्कि समुद्र की ऊपरी हवा में भी उड़ने की इजाजत नहीं है। अब सभी देशों के प्रतिनिधि नाराज है, खासकर कुछ देश जो समुद्र और हवा खोने वाले बंदरगाहों पर निर्भर है। उन्हें मौत की सजा देने को तैयार नहीं है। एक्वेरियस जोर से हंसा। बातचीत करने वाला चांद एक पल के लिए चुप हो गया। बकले ने जल्दी से माफी मांगी और बताया कि वे बस बहुत ज्यादा उत्साहित थे। एक्वेरियस की आवाज फिर से औरतों जैसी हो गई और सबको याद दिलाया कि उसने अभी 2 शर्तों का जिक्र किया था। तीसरी शर्त चाबी है। वह स्टील से बनी इस ऊंची इमारत से बहुत नफरत करता है, जहां क्ले ने उसे अगली मीटिंग की जगह तय करने को कहा था। हर कोई स्क्रीन पर कोऑर्डिनेट्स देखे बिना नहीं रह सकता। यह धरती के सबसे गहरे समुद्री बंदरगाहों में से एक है। इंसानों के लिए सबसे एडवांस्ड मैन सबमर्सिबल। यह सिर्फ आधी गहराई तक ही डूब सकता है। एक्वेरियस बकले के सवाल का सामना करते हुए वह असल में सहमत थे कि ऊपर समुद्र की लड़ाई का पहला और दूसरा कंटेंट है। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया ध्यान देते रहें। अगली बार मिलते हैं।